बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला सामने आया है, उस फैसले का जो तहरीरी फैसला आया है उसमें 2 पैराग्राफ हैं जो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने लिखे। जो कन्फ्यूजन किसी को होगी वो भी दुरुस्त कर लें, और दूसरी तरफ जो 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट आया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और फिर पीडीएम की जानिब से जो एक ये कहा जा रहा है अदालत के फैसले की तौहीन की बातें की जा रही हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जैसे जो वकला हैं वो जब इतनी बड़ी कन्फ्यूजन फैलाएं और चीख चीख के जो पीडीएम का मीडिया है, क्योंकि पूरा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें 1-2 चैनल्स को छोड़ के सारा मीडिया तो पीडीएम के साथ खड़ा है, वो उनको कह रहे हैं कि आप हमें तो कहते थे आपके पास कुछ है नहीं, खाने को भी कुछ नहीं है, जहर खाने को कुछ नहीं है, आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे? तो ये बातें आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया था? और ये सारी चीजें कहते हुए अब वो ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन मुलतवी करेंगे और इलेक्शन अभी हम नहीं होने देंगे। उसका आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जवाब आया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी भी सूरत में, क्योंकि पंजाब की हद तक तो अख्तियार आ गया सदर के पास, सदर ने आज ही लेटर जारी कर देना है, इलेक्शन कमीशन को फिर मुशावरत के लिए बुला लेना है, कल का टाइम दे देंगे और कल आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे सदर फिर तारीख ऐलान कर देगा और वो 9 अप्रैल ही बरकरार रखेगा। तो ये सारी फॉर्मेलिटी तो हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इसके बताने की जरूरत इस वजह से पेश आई है कि जब अटॉर्नी जनरल साहब और वजीर कानून साहब और जो नून लीग के वकला हैं, जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर चीजें समझाना जरूरी हो जाती हैं। ऑर्डर शुरू होता है पेज नंबर 4 से। पहले जो 3 पेजेस हैं उसमें वकला के नाम है, तमाम पार्टीज के वकला के जो पिटिशनर थे और जो बाकी लॉ ऑफिसर्स थे। ये सुओ मोटो केस है, केस नंबर 1 है 2023 का, और ऑर्डर जहां से शुरू होता है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2। अदालत कह रही है कि ये फैसला अक्सरियत से आया है, 3-2 की अक्सरियत से, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है। एंड फॉर डिटेल्ड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज सेट आउट देयरइन बाय वे ऑफ एम्प्लीफिकेशन और अदरवाइज दीज मैटर आर डिस्पोज्ड ऑफ इन फॉलोइंग मैनर्स। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो फैसला है ये अक्सरियती फैसला है, अक्सरियती फैसला 3-2 से है, 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट है, जो इसकी तफसीलात हैं वो बाद में दी जाएंगी, लेकिन ये डायरेक्शंस दी जाती हैं, ये अहकामात जारी किए जाते हैं। अब वो अहकामात, अच्छा, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 105 को डिस्कस किया, आर्टिकल 107 को डिस्कस किया, आर्टिकल उनकी जानिब से डिस्कस किया गया 112, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 224 आर्टिकल को भी डिस्कस किया। ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची, और वो नतीजा था डायरेक्शंस की सूरत में, और ये पैराग्राफ नंबर 14 है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शंस दी हैं। इट इज फर्दर डिक्लेयर्ड एंड डायरेक्टेड एज फॉलोज इन रिलेशन टू द मैटर्स बिफोर द कोर्ट। कुछ दोस्त कह रहे थे कि गवर्नर ने जो खुलम खुला खिलाफ वर्जी की, और वो मैं आपको आगे पैराग्राफ पढ़ाऊंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर के खिलाफ जो डायरेक्शन दी है, तो कह रहे थे जी कि इमरान खान को पहला काम ये करना चाहिए कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई गवर्नर के खिलाफ शुरू करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि वो बिल्कुल होगी, पहले आप तारीख ले देने दें, फिर उसके बाद गवर्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की भी कार्रवाई होती रहेगी, पहले तारीख तो आप लेने दें। आपने पहले आर्टिकल 6 की कार्रवाई करके गवर्नर को आपने जो ओहदे से हटवा देना है, तो फिर आगे तारीख कौन देगा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पैराग्राफ नंबर 14 में, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली आर टू बी हेल्ड ऑन 9/4/2023, कि जी अगर आम रूटीन की बात करें तो 9 अप्रैल 2023 को इलेक्शन होने थे, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। द डेट अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ हिज ऑर्डर ऑफ 20/2/2023, however we are informed that on account of the delay in the emergency of the date for the holding of general election, it may not be possible to meet the 90 days deadline stipulated by the constitution. It is also the case that possibly on account of a misunderstanding of the law, the election commission did not make itself available for consultation as required under section 57(1) and 2। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है, या गलती से इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए सेक्शन 57(1) और 2 के तहत जो मुशावरत का है सदर के साथ, उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं जा सका, और सदर पाकिस्तान ने 9/4 की तारीख अनाउंस कर दी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ने कहा डेट टू द प्रेसिडेंट दैट इज कंप्लाइंट विद द अफोरसेड डेडलाइन
If such a course is not available, then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviate to the barest minimum from the aforesaid deadline. बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है डेड लाइन 90 दिन की है, 90 दिन से आगे नहीं जा सकते. अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि 9 अप्रैल ठीक नहीं है, 9 अप्रैल से 2 दिन पहले करनी है या बाद में करनी है, तो जाएं सदर के साथ मुशावरत कर लें, लेकिन आपको इलेक्शन डेडलाइन के अंदर रहते हुए करवाना होगा. आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट. अच्छा, अब मुशावरत करने के बाद अख्तियार तारीख अनाउंस करने का इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट कह रही है आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली. तो सदर पाकिस्तान दोबारा तारीख अनाउंस कर देंगे. जैसा कि मैंने कहा है कि हो सकता है कि आज रात ही सदर पाकिस्तान बुला लें मुशावरत के लिए, या मैक्सिमम कल के लिए 9-10 बजे बुला लें, मुशावरत होगी. अगर अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आना पड़ेगा, 2-3 घंटे बैठें मुशावरत करें और उसके बाद सदर पाकिस्तान कहें जी कि हमारी तारीख ये है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का हक अदालत ने सदर को दिया है और सदर की जानिब से जो पहली तारीख अनाउंस की गई थी उसको भी आईनी करार दिया है. The governor of the KPK province must, after consultation with the election commission, forthwith appoint a date for the holding of the general election to the KPK assembly, and the preceding clause A shall apply in relation thereto. कि जी हर हाल में जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है वो भी जो डेडलाइन है उसमें रहते हुए इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद अनाउंस करें. It is a constitutional duty of the federation in terms of clause 3 of the article 148 कि ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है to ensure that the government of every province is carried on in accordance with the provisions of constitution. कि जी जिम्मेदारी बनती है कि आपने इलेक्शन के लिए जो अपना किरदार है वो अदा करना है. There can be no doubt that this duty includes ensuring that a general election to the assembly of every province is held and enabled to be held in a timely manner within the period set out in the constitution. तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ उसने सूबों के बाकी मामलात की देखभाल करनी होती है, सूबों में इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी भी वफाकी हुकूमत की है. वफाकी हुकूमत ने विद इन टाइम जो इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम दे दिया 90 दिन का, उसमें रहते हुए हर हाल में पूरा अपना किरदार अदा करना होता है इलेक्शन करवाने में. इट फॉलोज द सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस ड्यूटी इज इन एडिशन टू एंड अप्लाइज इंडिपेंडेंटली ऑफ द ड्यूटी कास्ट अंडर आर्टिकल 220 ऑन ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज. उन्होंने कहा ये तो फेडरेशन की अलग से एक जिम्मेदारी थी और एक ज्वाइंट इज्तिमाई जिम्मेदारी आर्टिकल 220 देता है, जिसमें कहा गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज तमाम जो महकमे इदारे हैं in the federation and in the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions. तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 220 में तो इज्तिमाई तौर पर हुक्म दिया गया है कि तमाम इदारे, तमाम जो सूबाई हों या वफाकी इदारे हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करें. एंड आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इट फॉलोज दैट द फेडरेशन एंड इन पर्टिकुलर द फेडरल गवर्नमेंट इज inter alia obligated on the immediate and urgent basis to forthwith provide the election commission immediate and forthwith to provide election commission all facilities. उसमें facilities में तमाम जो funds का भी मामला आ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया और मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को अलग से डायरेक्शन दी है, इलेक्शन कमीशन को अलग से डायरेक्शन दी है, गवर्नर को अलग से डायरेक्शन दी है और वफाकी हुकूमत से कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि आपकी जिम्मेदारी बनती है इस एडिशन के आप फेडरेशन की कि आप इमीडिएटली उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, तमाम फैसिलिटीज़ दें और आप जो इलेक्शन है तो उसको हर सूरत में पर्सनल एंड सिक्योरिटी द इलेक्शन फोर्थ विल प्रोवाइड दी इट इज़ inter alia obligated on an immediate and urgent basis to forthwith provide the election commission with all such facilities, personal and security as it may require for the holding of the general election. कि आपने जो महकमा दाखिला कह देता था जी कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, सारी चीजें कह दी. आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट मे रिक्वायर फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन इन लाइक मैनर इट इज द ड्यूटी ऑफ द provincial governments acting under the caretaker cabinet to protectively provide all aid and assistance as may be required by the election commission. The duty cast upon the authorities as set out in the
Section 50 of the 2017 Act must also be discharged forthwith and जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि प्रोएक्टिवली आपने अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने हैं. The three matters before the court are found maintainable and stand disposed of as above. दोनों पिटिशंस भी और जो हैं अपना का जो था इसमें सदारती जो रेफरेंस था आस्कू नोटिस था उनको काबिल समात करार देते हुए अदालत ने डिस्पोज ऑफ करके ये डायरेक्शंस जारी कर दी. तमाम इदारों को डायरेक्शंस जारी कर दी, वफाकी हुकूमत को, निगरान हुकूमतों को, इलेक्शन कमीशन को, सदर पाकिस्तान और गवर्नर को. अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस साहब के साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, ये 3 जजेस हैं जिन्होंने ये जो अपना जारी किया. अच्छा, अब इसमें जो एक जज साहब हैं, जज साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि मैं अपना अलग से भी जो है वो जारी करूंगा, इसके साथ मजीद इसको ऐड करते हुए जज साहब ने कहा जी कि मैं इसको जारी करूंगा. अब आ गया मंसूर अली शाह साहब और मंदो खेल साहब का इकट्ठा उनकी जानिब से दिया गया एक नोट. उन्होंने कहा जी कि जो आज को नोटिस है ये काबिल समात नहीं है, आर्टिकल 184(3) के अंदर ये काबिल समात नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन जो इतने जल्दी उनके ऊपर समात की गई, इस वजह से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन है 184(3) के तहत डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में उनको देखना सुप्रीम कोर्ट का ये दुरुस्त नहीं है. सुप्रीम कोर्ट एक हायर फोरम है और यहाँ सूबों से मुतल्लिक चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए. तीसरा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब मामलात हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े थे, इस वजह से इन चीज़ों को अदालत में नहीं आना चाहिए था. यही वजह है कि जी हम इस मामले पे इख्तलाफ करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस सारे मामले में अदालतों की जानिब से जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं. वी अब आखिर में जहाँ से वफाकी हुकूमत अपने लिए कुछ निकाल रही है, वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Atar Minallah and dismiss the present constitution petition and drop the suo motu proceedings. अब 2 जजेस ने कहा कि हम जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो 23 फरवरी का फैसला है, वो 23 फरवरी का फैसला ये था कि ये दरखास्त काबिल समात नहीं है और बेंच दुरुस्त नहीं है. उस पर फिर इन चारों जजेस ने नए बेंच के लिए फाइल भेज दी चीफ जस्टिस को. चीफ जस्टिस ने जो बेंच है वो 5 रुकनी बना दिया. 5 रुकनी बेंच ने केस सुना, 5 रुकनी बेंच ने केस के ऊपर जो मेरिट के ऊपर उसका फैसला दिया. अब वफाकी वजीर कानून और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, अता तारड़ और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, वो कह रही है कि ये फैसला आया है जी 4-3 से. एक तो इन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा, इन्होंने साथ इंक्लूड किया वो इख्तलाफी नोट जो अतर मिनल्ला और याह्या अफरीदी साहब देकर गए 23 फरवरी को, तो इसको मिला लें तो ये 4 हो गए और चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर वो 3 हो गए. अब इन अकल के अंधों से कोई पूछे जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है कि भाई अगर आपने बेंच है 5 रुकनी तो वो 7 रुकनी आप कैसे बना सकते हैं? बेंच अगर 5 रुकनी है तो 3-2 से सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कह रही है कि ये 5-3-2 से फैसला है. आप कहते हैं नहीं जी ये 5 रुकनी बेंच नहीं था, 7 रुकनी बेंच था. तो वो 3 दिन जो समात होती रही है वो किधर था आपका 2 जजेस? फिर अगर आपने इस तरह इख्तलाफी नोट लिखने हैं तो फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ार नकवी साहब का भी फिर नोट शामिल करना पड़ेगा. आप कहें जी कि जी पूरा 9 रुकनी बेंच था तो 2 जजेस का अगर फैसला आता है, इधर 4 होते हैं, तो वो 2 जजेस जब फैसला देंगे तो वो तो फिर 5 बना देंगे. फिर आपके हाथ क्या आएगा? ये इस हद तक कोई, मैं कहता हूं कि ठीक है आपकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो सकती है, ठीक है उस पार्टी ने आपको नवाजा है, आप सेनेटर बन गए, आपको इतना नवाज दिया है, लेकिन आप ये बताएं इस हद तक भी आप कानून के एक बार काउंसिल के इतने बड़े ओहदों पे रहे हैं, वुकला का आपको लीडर माना जाता है, कोई इस हद तक भी जा सकता है कि 5 रुकनी बेंच का फैसला है, 3-2 से सुप्रीम कोर्ट अपने पहले लाइन में कह रही है मेजोरिटी डिसीजन बाई 3 and 2, और आप कह रहे हैं नहीं जी ये तो वो जो 2 जजेस 23 फरवरी को, तो फिर जो 2 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 16 फरवरी को फैसला दिया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन की आइन की वायलेशन हो रही है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा. फिर 23 फरवरी के फैसले को 2 जजेस के इख्तलाफी नोट को अगर आप इस फैसले में शामिल करना चाहते हैं तो 16 फरवरी के जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस इजाज के फिर उस फैसले को भी शामिल कर लें जहां से आज खुद नोटिस शुरू हुआ था. तो आप कहां लेके जाएंगे मामलात को? खुदा का खौफ करें. अब मैंने आपको कहा था रिव्यू का तो इनके पास अख्तियार है नहीं. अब ये ढीठ बनेंगे और ढीठ बनने के लिए इनके पास रिव्यू में नहीं जाते, इनको पता है जूते पड़ जाएंगे. अब ये कहते हैं जी कि हमारे खिलाफ तो फैसला आया ही नहीं है.
اب سپریم کورٹ کے 4 ججز نے کہا ہے کہ اس کو نوٹس نہیں بنتا، اس وجہ سے اب ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کریں گی۔ چلیں آپ تو کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے جج کیا ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ خدا کا خوف کریں، وہ سانے ماڈل ٹاؤن کی جے ٹی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بنی تھی اور اس وقت آپ نے اس کو سٹے لے لیا تھا، اب وہ دور نہیں رہا، اب ایسے نہیں چلے گا معاملہ، الٹیمیٹلی آپ کو الیکشن کی طرف آنا پڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف میکسیمم ایک دن آپ کا انتظار کرے گی، اگلے دن توہین عدالت کی درخواست چلی جائے گی اور جنہوں نے رات کے 12 بجے توہین عدالت سے بچنے کے لیے عدالتیں کھولی تھیں ان کو پھر عدالتیں کھولنی پڑ جائیں گی، کیونکہ اب یہ بھی انہی کا فیصلہ ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن اتنے بڑے اس میں پڑے گا۔ ہاں اگر استعفے لے لیں آپ تو لے لیں، پھر جتنے دن ہوتا ہے پھر سپریم کورٹ جانے اور آپ جانے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔